हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक वंस अगेन इन दिस केमिस्ट्री क्लास। और हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, और यह है लेक्चर नंबर 2। शाहू की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारियां चालू हैं, जहां पर हम 4 से 5 लेक्चर में एक चैप्टर को खत्म कर देते हैं और उसके बाद एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो कल के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, जरा मैं एक बार जल्दी से बता देता हूँ। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन के एविडेंस क्या है, कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है, केमिकल रिएक्शन उसमें एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक ये सब भी हो गया था, और कौन कौन सी चीजें हैं जो केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट डालती हैं। ठीक है, इसके अलावा बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन भी हो गया था, इतनी चीजें हो चुकी थी। अब आज बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात की जाए तो बेसिकली आप लोगों को पता है, आप लोगों ने पढ़ा है कि रिएक्शन मेनली 4 टाइप की ही होती हैं। इसमें ये देखो, इस चैप्टर में जो आप रिएक्शन पढ़ते हैं ये सारी की सारी रिएक्शंस आयनिक रिएक्शन है। आयनिक और मॉलिक्यूलर रिएक्शन भी दो अलग अलग टाइप की रिएक्शन होती हैं। आयनिक रिएक्शन थोड़ी फास्ट होती हैं, और मॉलिक्यूलर रिएक्शन मतलब मॉलिक्यूलर रिएक्शन के भी एग्जांपल यहाँ पर आएंगे, लेकिन मेजोरिटी जो रिएक्शन है वो आयनिक रिएक्शन है, जो आयंस के बीच में होती हैं। तो रिएक्शन कौन कौन सी है हमारी, पहली है हमारी कॉम्बिनेशन, दूसरा है हमारा डिकम्पोजिशन, तीसरी है हमारी सिंगल डिस्प्लेसमेंट, और फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट, एंड द फिफ्थ वन इज रेडॉक्स। ठीक है, ये 4 रिएक्शन तो मेन है जो अपने आप में एक टाइप है। बाकी रेडॉक्स रिएक्शन कोई अलग ऐसा टाइप नहीं होता। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब ये हो गया कि इनमें से भी कुछ रिएक्शन रेडॉक्स हो सकती हैं, जैसे कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शन रेडॉक्स होती हैं, डिकम्पोजिशन भी रेडॉक्स हो जाती हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमेशा रेडॉक्स होती है। जितनी भी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो सारी की सारी रेडॉक्स हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कभी रेडॉक्स नहीं होती, तो डबल डिस्प्लेसमेंट में रेडॉक्स की बात नहीं करेंगे। बाकी इन तीनों में भी रेडॉक्स रिएक्शन को हम देखेंगे आने वाले टाइम में। तो बारी बारी से जरा बात करते हैं इन रिएक्शंस की। तो सबसे पहला हम पहले यहाँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन से शुरुआत करते हैं, तो मैं बाकी हटा देता हूँ अभी। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन को यहाँ पर पढ़ना शुरू करते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, नाम से ही पता चल रहा है। कॉम्बिनेशन यानी कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट या कंपाउंड, या एलिमेंट और कंपाउंड कुछ भी हो सकता है, वो आपस में कंबाइन करेंगे और एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, यही होता है रिएक्शंस में। तो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब जिसमें दो या दो से ज्यादा चीजें कंबाइन करेंगी और कोई प्रोडक्ट एक बनेगा। इसकी पहचानने का तकनीक ये है कि इसमें रिएक्टेंट साइड में एक से ज्यादा चीजें होंगी और प्रोडक्ट एक ही होगा। ये है इसको पहचानने का तरीका। जैसे कि रिएक्शन क्या हो सकती है, ए प्लस बी बन गया ए बी, यानी कि ए और बी कुछ होगा, मान लो दोनों ने रिएक्शन करके कंबाइन कर लिया और बना दिया ए बी। इसी तरह से ऐसा भी हो सकता है ए बी प्लस सी डी मिलकर बना दिया ए बी सी डी। ऐसे ए बी सी डी ऐसा तो कोई एलिमेंट नहीं होता, लेकिन समझने के लिए केवल बता रहा हूँ कि इस तरह से समझ सकते हो कि ए प्लस बी ए बी बन गया, ए बी प्लस सी डी मिलके ए बी सी डी बना दिया। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में कॉम्बिनेशन ही हो रहा है और कोई ऐसी चीज तो नहीं है, बस चीजें कंबाइन कर रही हैं और कुछ नया बना रही हैं, बस इतना ही है इस रिएक्शन में। फिर और इसमें जो मेन बात याद रखनी है वो ये है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर जनरली एक्सोथर्मिक। मोस्ट ऑफ द केसेस में कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होती हैं वो एक्सोथर्मिक होती हैं। तो ये एक पॉइंट हमें याद रखना पड़ेगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर जनरली एक्सोथर्मिक इन नेचर, यानी कि जब चीजें कंबाइन करेंगी तो हीट रिलीज होती है। ऐसा ही होता भी है, यही लॉ ऑफ नेचर भी है कि जब चीजें कॉम्बिनेशन होता है तो उनमें हीट रिलीज हो ही जाती है। तो यही है इस रिएक्शन का कि कॉम्बिनेशन होगा, एक प्रोडक्ट एक रहेगा, रिएक्टेंट एक से ज्यादा हो सकते हैं, प्रोडक्ट एक ही रहेगा, और रिएक्शंस आर जनरली एक्सोथर्मिक। बहुत रेयर केस में ही कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं जो एंडोथर्मिक हैं कॉम्बिनेशन की, बाकी मेजोरिटी रिएक्शन जितनी भी हैं वो सारी की सारी एक्सोथर्मिक है। फिर इसके टाइप्स की बात किया जाए कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के भी टाइप्स हो सकते हैं, अलग अलग टाइप की कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो सकती हैं। तो उसकी बात करेंगे तो सबसे हो सकता है पहला तो कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, दूसरा है कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड्स, और तीसरा हो सकता है कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। ये मेनली 3 तरह की कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो सकती हैं, इनको ध्यान से देख लो पहले।
ओके, बारी बारी से इनके एग्जांपल लेंगे। सबसे पहला है कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट। नंबर वन, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स तो साफ साफ दिख रहा है। देखो इस पे क्वेश्चन कैसे आता है समझना। आपको चार रिएक्शन दे दिया जाएगा, पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या तो ऐसा पूछ लेगा। तो चार रिएक्शन में तो कॉम्बिनेशन पहचानना तो आसान है, क्योंकि रिएक्टेंट एक से ज्यादा होंगे, प्रोडक्ट एक ही होगा, तो पहचान लोगे कि कहाँ पे कॉम्बिनेशन हो रहा है, चीजें सिर्फ कंबाइन कर रही हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ऐसा पूछ लेगा कि मान लो चारों को चारों रिएक्शन आपको कॉम्बिनेशन वाली दे दी गई है, और उसमें पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो ये तीन तरह के हो सकते हैं, तो तीनों को हम देख लेते हैं। तो पहला है कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट, यानी कि दो एलिमेंट ही कंबाइन करेंगे। तो रिएक्शन बहुत आसान है समझना ऐसे में, जहां पर रिएक्टेंट में जो भी चीजें होंगी वो अपने एलिमेंटल फॉर्म में होंगी, कंपाउंड के फॉर्म में नहीं होंगी, वो अपने एलिमेंटल फॉर्म में होंगी। जैसे कि क्या एग्जांपल हो सकता है इसका, H2 प्लस O2 मिलके बना दिया H2O। अब सबसे पहले तो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है कि नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि रिएक्टेंट एक से ज्यादा है, प्रोडक्ट एक है, ये दोनों कंबाइन करके वाटर बनाते हैं। क्लियर? ये दोनों कंबाइन करके वाटर बनाते हैं, साफ साफ इसमें नजर आ रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। तो इसके बाद इस रिएक्शन में आगे क्या देखने को मिलेगा कि अब यहाँ पर नेक्स्ट चीज क्या है कि ये रिएक्टेंट में दो भी हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये दोनों कंपाउंड नहीं है, हाइड्रोजन कोई कंपाउंड नहीं है, ऑक्सीजन भी कंपाउंड नहीं है। ये दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, एलिमेंटल फॉर्म में हैं, ये भी एलिमेंटल फॉर्म में है, ये भी एलिमेंटल फॉर्म में है। अगर कोई और एलिमेंट भी होता है इनमें, मान लो अगर ये H2 ना लिखकर H2O लिखा होता, HCl लिखा होता, कुछ भी ऐसा कंपाउंड होता, तो वो कंपाउंड हो जाता यहाँ पर। लेकिन दोनों के दोनों एलिमेंटल फॉर्म में है, तो ये रिएक्शन मानी जाएगी, ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट है। हालांकि ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, पर स्टिल ये कैसे मॉलिक्यूल है? मॉलिक्यूल भी दो तरह के हो सकते हैं, एलिमेंटल मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड मॉलिक्यूल, है ना। तो ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, जिसको बोलते हैं एलिमेंट का मॉलिक्यूल। तो ये दोनों वही हैं। तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन हुआ है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स हुआ है। इसके अलावा और एग्जांपल इसका हो सकता है, जैसे सोडियम प्लस क्लोरीन मिलकर बनाता है NaCl। तो ये भी एक एग्जांपल हो गया, ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट है। ठीक है, इसके अलावा हो सकता है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर बनाता है अमोनिया। रिएक्शन बैलेंस नहीं है सारी, रिएक्शन अपने आप से बैलेंस कर देना, वो छोटा मोटा काम है, वो तो आप कर ही लोगे, टाइम यहाँ पर हम नहीं वेस्ट कर सकते उसके लिए इतना। तो दिख गया। तो ये सारे के सारे एग्जांपल क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट। इसके अलावा इसका एग्जांपल हो सकता है, मान लो Fe प्लस Cl2 मिलके बनाएंगे FeCl3। तो ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट है। तो कुल मिला के ये है कि बहुत आसान है इसको पहचानना। N2 प्लस O2 NO2, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके बनाएंगे CO2। तो ये सारी की सारी रिएक्शन है एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट, जहां पर दो एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी ये बात। चलो ठीक है, तो पहला टाइप यही था, कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट का। इस तरह के एग्जांपल्स होंगे, पहचानने को आएगा। आसान क्वेश्चन होते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से क्वेश्चन काफी आसान आते हैं, ठीक है ना। ये चैप्टर इजी ही पड़ता है, अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा होगा इसके बारे में तो आसान पड़ जाता है ये। अगला है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड्स। जैसा कि नाम से ही दिख रहा है कि यहाँ पर कॉम्बिनेशन होने वाला है कंपाउंड्स का, यानी कि दो कंपाउंड होंगे और दो कंपाउंड आपस में कंबाइन करके एक नया कंपाउंड बनाएंगे। इस तरह से कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। क्लियर? रिएक्टेंट साइड में भी कंपाउंड ही होगा और प्रोडक्ट साइड में भी कंपाउंड ही होगा। फर्क ये है कि रिएक्टेंट के जो कंपाउंड होंगे वो आपस में कंबाइन करके एक नया कंपाउंड बनाएंगे प्रोडक्ट साइड में। क्लियर? देखो कैसे होगा फिर, सीधा एग्जांपल से समझेंगे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड क्या हो गया? मतलब कॉम्बिनेशन यानी कि a type of combination reaction in which two compound combine together to form a new compound is called combination of compound reaction। ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? सबसे बेहतर एग्जाम्पल है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलके बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ये रिएक्शन आपको जरूर ध्यान रखनी चाहिए। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? चूना बोलते हैं इसको हम, इसको वैसे बोलते हैं लाइम। लाइम बोलो या क्विक लाइम, ठीक है ना। शुद्ध देसी लैंग्वेज में इसको बोला जाएगा चूना, मुझे ही पता ही होती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड तो आप जानते ही हो क्या होता है। दोनों मिलके बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, और ये इसको बोलते हैं लाइमस्टोन या शाहाबाद टाइल्स भी इसी को बोल देते हैं।
ठीक है। ये रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? ये रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो जो कलरिंग होती है, जो वॉल की, जो वॉल पे जो पेंटिंग होती है, उसमें ये रिएक्शन काम आती है। देखो होता क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो मतलब क्या होता है कि कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब फॉर्म हो जाता है तो बाद में वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। तभी पेंट करने के बाद तुरंत सफेदी नजर नहीं आती। जो सफेदी होती है वो तुरंत नहीं दिखती, लगभग 24 से 48 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि वो जो पेंट होता है वो धीरे धीरे सूखता है और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है और फाइनली वो ये फॉर्म कर लेता है। तब जाके इससे सफेदी हमको नजर आती है। तो एक तो ये रिएक्शन हो गई जहां पर कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपाउंड है, ये भी एक कंपाउंड है, ये भी एक कंपाउंड है। तो ये रिएक्शन कैसी है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपाउंड की। इसके अलावा जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी एक रिएक्शन ठीक ठाक है, जहां पर दो कंपाउंड, जिंक ऑक्साइड भी एक कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक कंपाउंड है, और दोनों कंपाउंड ने कंबाइन करके एक नया कंपाउंड बनाया। इट्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऑब्वियसली एक्सोथर्मिक है क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक की होती है, हम ऐसा ही पढ़ा है हमने। इसके अलावा जितने भी बेस बनाने वाली रिएक्शन है, बेस, मेटल ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करके बेस बनता है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? मेटल ऑक्साइड और वाटर मिलके बेस बनाते हैं, वो सारी रिएक्शन कॉम्बिनेशन का एग्जांपल है। जैसे कि मान लो सोडियम ऑक्साइड प्लस वाटर मिलके बनाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपाउंड है। पोटेशियम ऑक्साइड और वाटर मिलके बनाएंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपाउंड का एग्जांपल है। और कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर मिलके बनाएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर ऑक्साइड प्लस वाटर मिलके बनाएंगे कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो ये सारी की सारी रिएक्शन कैसी है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट का एग्जांपल है, सॉरी कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपाउंड का एग्जांपल है। तो देखा हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट में रिएक्टेंट साइड में सिर्फ एलिमेंटल फॉर्म में चीजें होंगी, और बाकी ये देखो इस रिएक्शन में एक बात तो है, फाइनली तो कंपाउंड ही बनेगा, ठीक है ना? प्रोडक्ट तो कंपाउंड ही होगा, चाहे एलिमेंट मिले तब भी कंपाउंड बनाएंगे, चाहे कंपाउंड मिले तब भी कंपाउंड बनाएंगे, और चाहे एलिमेंट और कंपाउंड मिले जिसका एग्जांपल अभी हम देखने वाले हैं तब भी वो कंपाउंड ही बनाएंगे। क्लियर? तो ये चीज थोड़ी सी समझने लायक है यहाँ पर। ओके, हटाते हैं इसको। तीसरा, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड। तीसरी रिएक्शन है, तो ये यहां पर कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में। देखते हैं क्या है एलिमेंट और कंपाउंड के बीच का कॉम्बिनेशन, यानी कि जैसे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, अ टाइप ऑफ combination reaction in which element and compound combine together to form a new compound is called रिएक्शन ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड कॉम्बिनेशन। तो बस पहचानने के लिए आएगी रिएक्शन के एग्जांपल में, इसीलिए आपको समझा रहा हूं क्योंकि चार ऑप्शन आएंगे तो उसमें से पहचानने पड़ते हैं। एलिमेंट और कंपाउंड, इसकी क्या एग्जांपल हो सकते हैं? जैसे इसका एक एग्जांपल तो है H2O प्लस O2, वाटर और ऑक्सीजन मिलकर हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना देते हैं। आई बस में वाटर और ऑक्सीजन मिलकर हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट, ये एलिमेंट के फॉर्म में है, ये कंपाउंड के फॉर्म में है, एलिमेंट कंपाउंड। इसी तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है, तो ये कंपाउंड है, ये एलिमेंटल फॉर्म में है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड एंड एलिमेंट। अगला एग्जाम्पल इसका हो सकता है NO प्लस O2 मिलके बना देंगे NO2, ठीक है ना? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एक कंपाउंड है, ऑक्सीजन मिलके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएंगे। इसी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन मिलके सल्फर ट्राइऑक्साइड बना देंगे, तो ये भी एक कंपाउंड और एलिमेंट का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इसी तरह से P2O3 प्लस O2 मिलके P2O5 बनाएंगे, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, तो ये भी कॉम्बिनेशन एक कैसा है? एक कंपाउंड और एलिमेंट के बीच का कॉम्बिनेशन है। तो बात समझ में आ गई? तो इस तरह की रिएक्शंस हो सकती हैं। तो यहाँ पर हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का पार्ट खत्म होता है। इसी तरह के इस पे क्वेश्चन आते हैं, आपको पहचानने को आ सकती है कि कौन सी रिएक्शन कॉम्बिनेशन है
या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि कौन सी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो आपको पता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर जनरली एक्सोथर्मिक, तो उसको ध्यान रखना है। और पहचानने का तरीका यही है कि रिएक्टेंट एक से ज्यादा होंगे और प्रोडक्ट एक ही होगा। दूसरी रिएक्शन हम यहाँ पे लेते हैं अब अपनी सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन है, दैट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? ये नाम से ही दिख रहा है कि डीकम्पोजिशन मतलब कुछ डिकम्पोज होने वाला है। ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन की जस्ट अपोजिट है। कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा चीजें मिलकर एक प्रोडक्ट बनाती है। रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा होंगे, प्रोडक्ट बनेगा एक। यहाँ पर क्या होगा, रिएक्टेंट एक होगा, प्रोडक्ट बनेंगे एक से ज्यादा। क्लियर? बस यही फर्क है। तो दिस इज जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या हो गया? A type of chemical reaction in which a reactant decompose into two or more than two compounds, two or more than two substances are called decomposition reaction. Reactant should be one and product should be more than one. That is called combination reaction. Okay? एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसके? एग्जाम्पल हम सीधे देखेंगे। इसके भी टाइप्स की बात कर लेते हैं। इसके भी टाइप्स होते हैं। इसके टाइप ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके टाइप्स होते हैं। इसके टाइप के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका टाइप हो सकते हैं, तीन तरह की रिएक्शन हो सकती हैं। उनको हम तीनों को लिख लेते हैं, बारी बारी से फिर तीनों को ले लेंगे। टाइप की अगर बात किया जाए, देखो ये रिएक्शन जनरली कैसे होती हैं? ये रिएक्शन जनरली होती है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसा क्यों? होता क्या है कि कोई चीज अपने आप तो डिकम्पोज होगी नहीं भाई, किसी चीज को हीट वीट करना पड़ेगा तभी तो वो डिकम्पोज होगी, तभी तो उसके बॉन्ड वॉन्ड टूटेंगे, तभी तो कुछ नया बनेगा। अपने आप कैसे डिकम्पोज हो जाएगी? तो जनरली डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक। क्लियर? जनरली, हमेशा नहीं, बहुत रेयर केस में कहीं कहीं ऐसे भी एग्जांपल है जहां पर एंडोथर्मिक रिएक्शन, सॉरी, जहां पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी है। ऐसा भी एग्जांपल देखने को मिलते हैं, लेकिन जनरली रिएक्शन कैसी है? एंडोथर्मिक नेचर की। चलो, तो अगला अब डिकम्पोजिशन में यही है कि हीट, एंडोथर्मिक है तो हीट ही प्रोसीड होंगी, यानी कि हीट मिलेगा। अगर किसी चीज को, किसी कंपाउंड को हीट किया जाएगा, किसी भी फॉर्म में एनर्जी मिलेगी, तभी वो रिएक्शन होगी। तो एनर्जी के फॉर्म अलग अलग हो सकते हैं, तो उसी के बिहाफ पर रिएक्शन तीन तरह की हो सकती हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, और तीसरा हो सकता है हमारा फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, अब बारी बारी से इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं थर्मल डिकम्पोजिशन की। थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल क्या होता है? थर्मल साफ दिख रहा है, थर्मल से वर्ड से समझ में आ रहा है कि मतलब डायरेक्ट हीटिंग की बात की जाएगी। तो ऐसी रिएक्शन जो डायरेक्ट हीटिंग से होती है, जिनको डायरेक्ट हीट किया गया है किसी चीज को, ठीक है, किसी कंपाउंड को डायरेक्टली हीट कर दिया गया और फिर वो डिकम्पोज हो जाए, दैट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। इसमें दो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहला है कैल्शियम कार्बोनेट का थर्मल डिकम्पोजिशन। कैल्शियम कार्बोनेट ले लो या जिंक कार्बोनेट ले लो, ठीक है ना, कोई भी कार्बोनेट ले लो। जिस कार्बोनेट का जो डिकम्पोजिशन होता है वो रिएक्शन इसमें काफी इंपॉर्टेंट है। तीनों में क्या होगा, इनको हीट किया गया है, हीट किया गया है, हीट किया गया है। अभी सेम ऐसी रिएक्शन हमने उसमें भी पढ़ी है कॉम्बिनेशन में। मैंने बताया ये जस्ट अपोजिट होगी। अब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जिंक कार्बोनेट को करोगे तो जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। मैग्नीशियम को करोगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। आ गई बात समझे? तो ये इस तरह की ये तीन रिएक्शन यहाँ पर ये एग्जांपल हैं, ये डायरेक्ट हीटिंग के ऊपर बेस्ड है। कार्बोनेट्स, और एक बात याद रखना, दो कार्बोनेट ऐसे हैं जैसे कि सोडियम कार्बोनेट और पोटेशियम कार्बोनेट, इनका थर्मल डिकम्पोजिशन नहीं हो सकता, इनका डिकम्पोजिशन नहीं हो सकता। ठीक है ना? ये कंपाउंड्स इतने स्ट्रांग हैं कि ये हीट करने पर इस तरह से डिकम्पोज नहीं होने वाले। ये डिकम्पोज अगर हुए भी तो फिर सोडियम, ऑक्सीजन और सब कुछ अलग अलग हो जाएगा इसमें। तो ये दो कंपाउंड हैं जो डिकम्पोजिशन जिनका नहीं होने वाला। बाकी इसके अलावा जो भी नीचे के हैं, आयरन, टिन, एल्यूमिनियम, वो सारे के सारे डिकम्पोजिशन हो जाएंगे। इसके अलावा एक और थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल हमें पता होना चाहिए, डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, KClO3। KClO3 ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। KClO3 इसको भी हीट किया जाएगा जब,
और मैंगनीज डाइऑक्साइड यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह काम करता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि पोटेशियम क्लोरेट के डिकम्पोजिशन में कौन सा कंपाउंड है जो वहाँ पे कैटलिस्ट का काम करता है। कैटलिस्ट क्या है मैंने कल ही बताया आपको लास्ट लेक्चर में। इस रिएक्शन में क्या होगा, बनेगा पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन। ये रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लैब में ऑक्सीजन गैस बनाने की ये एक ठीक ठाक तकनीक है, एक अच्छी विधि है, ठीक है ना। इट्स ए मेथड टू प्रिपेयर ऑक्सीजन इन लेबोरेटरी, लैब में बनाने के लिए। तो ये दो याद रखने हैं, एक तो कार्बोनेट्स का डिकम्पोजिशन और एक पोटेशियम क्लोरेट का। क्वेश्चन पूछा गया है कि पोटेशियम क्लोरेट का डिकम्पोजिशन कैसा होगा, थर्मल, इलेक्ट्रोलिटिक या फोटोलिटिक। कैसा होगा, थर्मल, यानी कि डायरेक्ट हीटिंग करनी पड़ेगी। डिपेंड करता है कंपाउंड के ऊपर। कंपाउंड अगर स्ट्रांग है तो फिर उसका थर्मल डिकम्पोजिशन ही हो पाएगा, नॉर्मल दूसरा डिकम्पोजिशन तो उसमें देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो थर्मल हो गया, थर्मल को हटाते हैं यहाँ पर। दूसरा लेते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। नाम से ही पता चल रहा है, इसके नाम से ही नजर आ रहा है कि ये इलेक्ट्रिसिटी से होने वाली रिएक्शन है। तो आप लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस तो पढ़ा ही होगा। इलेक्ट्रोलिसिस जहाँ पर एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है, और बीकर के अंदर उसमें वाटर भरा होता है, उसके अंदर कोई सॉल्ट वगैरह मिलाया होता है, इलेक्ट्रोलाइट। उसके बाद एक बैटरी लगी होती है, कैथोड एनोड होते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है। तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कैसे होता है, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से होने वाली ये रिएक्शन है, इसीलिए इसका नाम है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, लिटिक मतलब ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड का टूटना। और केमिकल रिएक्शन बिना बॉन्ड के टूटे कैसे होगी। इसके एग्जाम्पल की बात किया जाए तो आपको कुछ एग्जाम्पल इसके याद रखने हैं, जैसे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। जब हम वाटर लेते हैं और वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, यानी कि वाटर में, अब ये पूरा एक लंबा प्रोसेस है, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट की तरह, क्योंकि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर नहीं होता, तो इसलिए कुछ यूज करना पड़ता है। तो वाटर लिया, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से पास करी, तो बनेगा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। मेन मेन बातें याद रखनी है कि हाइड्रोजन बनता है कैथोड पे, ये बनता है एनोड पे, ठीक है। अगर इनके वॉल्यूम का रेशियो बोला जाए कि वॉल्यूम का रेशियो क्या है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो आपको याद रखना है कि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन से जस्ट डबल बनती है, यानी कि 2:1। मतलब ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रोलिसिस में ऑक्सीजन बना है 1 लीटर, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बनेगा 2 लीटर, ठीक है। और अगर इनके मास रेशियो की बात किया जाए तो मास रेशियो देख लो, 2:32, 2 × 2 यानी कि आ जाएगा 4:32, यानी कि 1:8। तो ये याद रखना है आपको। वॉल्यूम या मोल, अगर वॉल्यूम या मोल का रेशियो पूछेगा, वॉल्यूम मोल कुछ भी, वॉल्यूम या मोल का रेशियो तो 2:1, लेकिन अगर मास का रेशियो पूछेगा तो 1:8। यानी कि अगर मास देखा जाए, अगर 1 kg हाइड्रोजन बना है तो 8 kg ऑक्सीजन बना है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन का मास हाइड्रोजन के मास से 16 गुना ज्यादा है, 16 गुना ज्यादा है, इसलिए ऐसा हुआ है। तो याद रखना, मोल वॉल्यूम रेशियो 2:1 और मास का रेशियो 1:8। ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, एक एग्जांपल और ले सकते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन का, जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन का अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवाई जाए, यानी कि इसका, ये भी इलेक्ट्रिसिटी से ही होने वाली रिएक्शन है। इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी गई, मान लो रिएक्शन होगी। रिएक्शन में क्या है कि एक्वस सॉल्यूशन है NaCl का, तो वाटर भी होगा, तो वाटर का भी कुछ रोल रहेगा। तो इस रिएक्शन में बनेगा हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये रिएक्शन भी याद रखनी है आपको। ये भी एक तरह की इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन है, और इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन का मतलब समझ ही रहे हो, इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। और इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन आपने, उम्मीद है, पढ़ी जरूर होंगी। ये भी हो गया हमारा। तीसरा है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटो से मतलब यहाँ पर वो वाला फोटो नहीं है, खींच मेरी फोटो। फोटो का मतलब हो गया यहाँ पर फोटोन, ठीक है। फोटो मतलब फोटोन, फोटोन मतलब सनलाइट। ये रिएक्शन ऐसी है भाई, डिकम्पोजिशन का मतलब है कि जो, जिसको हीट, एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो हीट तो चाहिए, डायरेक्ट गर्म कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी, तब भी हीट हो गया। और तीसरा है कि सनलाइट की प्रेजेंस में जो रिएक्शन हो जाए।
तो कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जो सनलाइट की प्रेजेंस में होती हैं, यानी कि दिस रिएक्शन रिक्वायर्ड सनलाइट। यहाँ पर हीट जो होगी वो सनलाइट के फॉर्म में मिलेगी। सनलाइट के लिए हम HNU लिखते हैं। सनलाइट भी लिखा हो सकता है एरो के ऊपर, HNU भी लिखा हो सकता है। आपको दोनों से पहचानना है कि ये फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसके अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए तो इसके भी एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला एक इसका एग्जाम्पल हो सकता है जैसे H2O2। अगर सनलाइट की प्रेजेंस में इसको रख दिया, H2O2 क्या होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये क्वेश्चन आया, पूछा गया है कई बार कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कलर्ड बॉटल्स में क्यों रखा जाता है, कलर्ड बॉटल्स में। तो रीजन यही है कि ये एक मतलब वोलेटाइल कंपाउंड है, यानी कि उतना ज्यादा स्टेबल नहीं है, और सनलाइट की प्रेजेंस में इसका फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन हो जाएगा और इसमें से H2O प्लस O2। तो देखो ये पहले था हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बाद में बन गया वाटर, ऑक्सीजन यहाँ से अलग हो गया। तो हुआ कि नहीं हुआ? तो ये भी एक मतलब ये फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। इसके अलावा एक सबसे बेहतरीन रिएक्शन है इसकी AgCl और AgBr। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, इनका जब डिकम्पोजिशन होगा तो बनेगा सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस, यहाँ बनेगा सिल्वर प्लस ब्रोमीन। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये इस बार के बोर्ड में भी आई थी ये रिएक्शन। ये फोटोग्राफी में यूज की जाने वाली रिएक्शन है, समझ गए ना? जो फोटोग्राफी होती है, जो फोटोग्राफिक इफेक्ट होते हैं, जो मतलब जैसे सिंपल सी लैंग्वेज में समझो, देखा होगा कि कुछ शीशे होते हैं, जैसे गाड़ी वाड़ियों में भी शीशे लगे होते हैं, या फिर चश्मे के भी जो शीशे होते हैं, ग्लास होता है जो उसका, वो धूप में कलर चेंज करता है। अगर धूप नहीं है, छाँव में है, तो मान लो तो उसका वो ट्रांसपेरेंट दिखेगा, लेकिन धूप में जाते ही उसका कलर ब्लैक पड़ने लग जाता है। तो वही जो इफेक्ट होता है, तो वो यही रिएक्शंस होती हैं। AgCl AgBr ये रिएक्शंस हैं जो फोटोग्राफिक प्लेट्स में, फोटोग्राफिक प्लेट्स में इस तरह की, ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है ना? तो इसको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन इस बार पूछा भी गया है। तो इस पे क्वेश्चन कैसे आ जाएगा? या तो ऐसे करके रिएक्शन दे देगा कि सामने बनेगा क्या, या पूछेगा कि ये कौन सा टाइप का डिकम्पोजिशन है, या फिर क्वेश्चन इसमें ऐसे पूछा जा सकता है कि 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड इन फोटोग्राफिक प्लेट्स। तो याद रखना है AgCl AgBr, जो सिल्वर का क्लोराइड, सिल्वर का ब्रोमाइड है, ये सनलाइट की प्रेजेंस में रखने पर ग्रे, ठीक है ना, धीरे धीरे ग्रे पड़ने लग जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर की जो क्लोरीन और ब्रोमीन है वो अलग हो जाता है और सिल्वर बचता है एंड में। ठीक, तो यहाँ पर हमने आज मेनली 2 टाइप ऑफ रिएक्शन जो थी वो हमने डिस्कस कर ली अपनी। ठीक है, कौन कौन सी? कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन। कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन एक साथ पढ़ना इसलिए भी सही है क्योंकि एक दूसरे की जस्ट अपोजिट है। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में चीजें कंबाइन होती हैं, रिएक्टेंट एक से ज्यादा होते हैं, प्रोडक्ट एक बनता है। डिकम्पोजिशन में रिएक्टेंट एक होता है, प्रोडक्ट एक से ज्यादा होते हैं। कॉम्बिनेशन एक्सोथर्मिक है, डिकम्पोजिशन एंडोथर्मिक है। तो काफी चीजें एक दूसरे से जस्ट अपोजिट हैं, और काफी रिएक्शंस एक दूसरे से, जैसे हमने कॉम्बिनेशन में ये चीज इधर लिख कर ये इधर लिखी थी, ऐसा किया था कि नहीं किया था? तो काफी रिएक्शन एक दूसरे से जस्ट अपोजिट है, तो इनको इस तरह से समझा जा सकता है। आने वाले लेक्चर में हम बाकी के भी जो 2 रिएक्शन उनको भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद रेडॉक्स रिएक्शन के लिए पूरा एक लेक्चर लगेगा, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन बड़ी हैं और उस पर भी क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। इसी के साथ लेक्चर समाप्त होता है, मिलेंगे अगले लेक्चर में। बाय।